हेलो। नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे वियना सम्मेलन 1814-15। और वियना सम्मेलन ने यूरोप का पुनर्गठन कैसे किया, यूरोप का मानचित्र कैसे चेंज किया। नेपोलियन के युग के बाद जो यूरोप का जो मानचित्र नेपोलियन के समय में जो चेंज हुआ था, अब उस मानचित्र को, उस राजनीतिक व्यवस्था को फिर से पुनर्गठित किया जाना था। इसलिए वियना के अंदर जो है वो यूरोप के सभी देश उपस्थित हुए। अब पहले आप ये मानचित्र देखें। 1789 का जो यूरोप है, अब इस मानचित्र को आप देखें तो राजतंत्र है यहाँ सब तरफ। और आप इसको कंपेयर करें थोड़ा इस मैप के साथ जो 1812 के अंदर नेपोलियन के बाद का, के समय का, या नेपोलियन युग का जो मानचित्र है, आप उसको देखें। अब इसके अंदर आप देखें फिर से, जो ग्रीन कलर है ये नेपोलियन का राज्य है जो उसके अधीन है, और येलो जो है ये फ्रांस का इलाका है जो फ्रांस ने अपने सीधे नियंत्रण में किया हुआ था। और आप इसको और ध्यान से देखें तो लगभग पूरे यूरोप के ऊपर नेपोलियन का प्रभाव था। नेपोलियन ने अपनी व्यवस्था बनाई हुई थी। आप इस मैप को फिर से देखो, 1789 वाले को, और इसमें फ्रांस की जो बाउंड्रीज है और ऑस्ट्रिया की और इटली का जो स्थिति है उसको देखें। और इधर स्पेन जो है अभी स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पर स्पेन जो है वो फ्रांस के प्रभाव में है। और फ्रांस जो है उसने मध्य यूरोप के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर से कब्जा भी किया हुआ है। तो अब ये मानचित्र चेंज किया जाना है, और जो वियना कांग्रेस है उसका प्रभाव है ये वाला मानचित्र में। अब ये 1815 के अंदर जो वियना कांग्रेस है वो यूरोप का मानचित्र या देशों की बाउंड्रीज इस प्रकार से बनाती है। तो हमारा आज का ही टॉपिक यही है कि ये कैसे हुआ। नेपोलियन के युद्धों के दौरान, जब नेपोलियन के युद्ध चल रहे हैं, तो उस समय जब लगातार यूरोप में नेपोलियन अपनी विजय प्राप्त कर रहा है और देशों के ऊपर विजय ला रहा है, तो उसके खिलाफ एक छठा मोर्चा बनता है, सिक्स अलायंस बनता है। यह बनता है मार्च 1 1814 को। मार्च 1814 को यह मोर्चा बनता है। तो ट्रीटी होती है, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ शाउनो। अब इसके अंदर ये चार देश, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और ग्रेट ब्रिटेन, ये ट्रीटी करते हैं नेपोलियन से लड़ने के लिए। और इसमें संधि के अंदर जो है एक शर्त है कि युद्ध के बाद, यानी युद्ध तो तब तक करेंगे जब तक नेपोलियन को हराना दिया जाए, और युद्ध के बाद जो है ये सभी देश मिलकर यूरोप के बारे में और फ्रांस के बारे में निर्णय लेंगे, मिलकर लेंगे। यानी कि जो वियना कांग्रेस है उसका, उसकी बुनियाद यहां से पड़ती है। अब नेपोलियन को हरा दिया जाता है। नेपोलियन को हरा के जो है एक संधि होती है, पेरिस की संधि, 30 मई 1814 ईस्वी को। अब इस संधि में जो फ्रांस का जो बाउंड्री है उसको पुरानी बाउंड्री कर दिया जाता है जो फ्रांसीसी क्रांति के समय की थी, और बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की जाती है। अब आप वियना सम्मेलन के बारे में आप थोड़ा एक उसकी विशेषताओं के बारे में समझना शुरू करें। यानी कि वो पुराने राजवंशों को दोबारा से सत्ता दे रही है, और फ्रांस की सीमा तय कर रही है वही जो फ्रांसीसी क्रांति के समय के अंदर है। और फ्रांस को उसके उपनिवेश वापिस कर रही है, जो फ्रांस से उपनिवेश इंग्लैंड ने छीने थे वो उसको वापिस कर रही है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो विजयी देश हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के समय की व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। यहां से आप ये अंदाजा लगाएं। के बाद जो है फिर से वापिस नेपोलियन जो है वो फ्रांस में आ जाता है। उसका 100 दिन का शासन रहता है। फिर से जो है फ्रांस के बारे में निर्णय द्वारा से होना होता है, क्योंकि बुर्बो वंश का जो शासक है वो फिर फ्रांस को छोड़कर चला जाता है, नेपोलियन द्वारा से शासक बन जाता है। वाटरलू के युद्ध के अंदर जो है नेपोलियन की अंतिम हार होती है। तो अब क्या है कि जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में जो वियना के अंदर बुलाया जा रहा है, ये 5 व्यक्ति, मुख्य रूप से 4 व्यक्ति मुख्य भूमिका निभाते हैं। जार अलेक्जेंडर, ये जार जो है रूसी भाषा के अंदर सम्राट को बोलते हैं, यानी रूस का सम्राट। इसके अंदर फ्रांसिस प्रथम, ये ऑस्ट्रिया का राजा है, सम्राट है, और मैटरनिक उसका चांसलर है। ये मैटरनिक कैरेक्टर को याद रखना, क्योंकि इस सम्मेलन का को जो चला रहा है, मुख्य जो भूमिका निभा रहा है वो मैटरनिक है। और
वियना कांग्रेस के बाद जो एज आती है उसको मैटरनिक युग बोला जाएगा। अब उसके बाद फेडरिक विलियम्स लेते हैं, ये प्रशा का सम्राट है। ये लॉर्ड कैसरले, ये ग्रेट ब्रिटेन का विदेश मंत्री है। टेलीरा फ्रांस का विदेश मंत्री है। मुख्य रूप से ये चार व्यक्ति इस में भूमिका निभाते हैं। देश है 207। 207 देश इस सम्मेलन में आते हैं। यानी उस समय यूरोप के अंदर 207 राजा है। और आज के समय के अंदर यूरोप है, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिनकी मेंबरशिप है वो 44 है। तो आप ये देखो कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उस समय अकेले जर्मन के अंदर ही 300 से ऊपर राजा थे। अब यहाँ पे 207 राजा आए हैं। और आगे जो और परिवर्तन है यूरोप के मानचित्रों में या यूरोप की राजनीति में, होते होते 44 राष्ट्र बनेंगे। यानी जब हम आधुनिक विश्व या आधुनिक यूरोप को की स्टडी करेंगे आगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार तक, जो यूरोप के देशों की संख्या 44 रह जाएगी। 207 जो है देश है जो इस मीटिंग में आते हैं। अब जो मीटिंग है, वियना सम्मेलन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस उद्देश्य से जो है ये सामने आ रहे हैं। एक तो इसका उद्देश्य है यूरोप के अंदर शांति स्थापित करना, क्योंकि नेपोलियन के युद्धों ने पूरे यूरोप के अंदर अशांति पैदा कर दी थी। सभी देश जो है युद्धों में शामिल थे, हर देश के साथ युद्ध हो रहे हैं। और दूसरी क्या चीज है, शक्ति संतुलन की स्थापना करना। इनका एक सिद्धांत ही बनता है ये बाद में कि यूरोप के जो देश हैं उनके अंदर इस प्रकार से शक्ति संतुलन स्थापित हो ताकि फिर से युद्ध ना हो, ताकि शांति लंबे समय तक बनी रहे। और यूरोप को क्रांतिकारी विचारों से बचाना, यूरोप को क्रांतिकारी विचारों से बचाना। जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार थे, जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और राष्ट्रवाद की जो बात थी, अब यूरोप के देश उससे इसको बचाना चाहते थे। क्यों बचाना चाहते थे, क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, गणतंत्र की स्थापना करना, राजतंत्र का विरोध करना। अब ये जो क्रांति, जो वियना सम्मेलन है, ये राजतंत्र के पक्ष में है। जैसे बुर्बो वंश को वापस शासन दिया जा रहा है, ये राजतंत्र के पक्ष में है। इसलिए ये डबल इसका उद्देश्य हो गया। यानी कि ये क्रांति को दबाना चाहते हैं, तो ये क्या बन रहे हैं, प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी ये बन रहे हैं। यानी जो वियना सम्मेलन है ये प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाएगी राजतंत्र के पक्ष में, और जो क्रांतिकारी विचार थे, जो आधुनिक विचार थे, उनको दबाने के लिए। और फ्रांस के सहयोगी देशों को दंड देना, जो से फ्रांस के सहयोगी देश थे, अब उनको दंड देना, ये भी इसका उद्देश्य था। अब इस जो सम्मेलन है इसके सिद्धांत क्या थे, मुख्य सिद्धांत। अब इसी से सिद्धांत निकले, उद्देश्यों से ही सिद्धांत निकले। एक तो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब इसके अनुसार क्या है कि फ्रांस के इर्द गिर्द, फ्रांस के चारों ओर जो है कुछ शक्तिशाली राष्ट्र बनाए जाए, शक्तिशाली राष्ट्र, ताकि फिर से जो है यूरोप के अंदर अशांति ना हो। अकेला फ्रांस शक्तिशाली था, अब उसके आसपास और शक्तिशाली राष्ट्र बनाए जाए ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे। दूसरा, वैधता का सिद्धांत। अब जो राजतंत्र वापिस स्थापित किया जाना है, जोन से राजवंश वैध है उनको शासन वापिस दिया जाए। और जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति की जाए। ये भी सिद्धांत इसका मुख्य था। यानी तीन मुख्य सिद्धांत वियना सम्मेलन के थे। एक तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब जो सम्मेलन था इसकी कार्यविधि कैसी थी, ये मतलब कैसे वर्क कर रहा था। अब इसमें कोई प्रजातांत्रिक ढंग नहीं है। पहली बार ऐसा सम्मेलन है, पहली बार, पहला, यानी कि मानव इतिहास के अंदर ये पहला सम्मेलन है जब इतने सारे देश बैठकर एक महाद्वीप के भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, उसके निर्माण के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव उसमें देखें तो ये राज्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल है ये। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बनती है, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस बन रहा है, जो आज तक काम कर रहा है। ये वही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर बन रहा है जिसका नींव जो है ये वियना सम्मेलन रखा है। लेकिन उस समय उसके पास कोई प्रजातांत्रिक ढंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है उसके पास कि कैसे इसको चलाना है।
चार देश जो है मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया, ये मुख्य भूमिका में ये है, यही निर्णय ले रहे हैं। बाकी देशों को तो सिर्फ सूचना भेजी जा रही है, उनके कोई उसमें वो नहीं है कि वो आके कुछ अपना निर्णय को प्रभावित कर सके। ये चार देश जो है मुख्य भूमिका में है, और सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका में ऑस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन इसमें चलते हैं। अब जो फैसले किए गए, इस सम्मेलन ने जो फैसले किए, अब वो जो है आप इस प्रकार से देखें। फ्रांस की सीमा, जो फ्रांस के बारे में, यहाँ पे दो मानचित्र मैंने शेयर किए हुए हैं। एक मानचित्र जो है वो जो नेपोलियन के युद्धों के समय का यूरोप और नीचे जो है वो अब जो वियना सम्मेलन जो कर रहा है, इसने क्या किया, फ्रांस की सीमा को 1790 का उस पर ले आया। 100 दिन के शासन के बाद फिर से लुई 18वें को ही जो है गद्दी दी गई, और फ्रांस के अंदर 1.5 लाख की सेना रखी गई वेलिंगटन के नेतृत्व में 5 साल के लिए, क्योंकि फिर से फ्रांस के अंदर क्रांतिकारी शक्तियां या नौजवान जो है फिर से कुछ ऐसा राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर कोई ऐसा कार्य ना करे, तो वो रोकने के लिए। और क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस को 70 करोड़ फ्रैंक देने थे, 70 करोड़ फ्रैंक। और चित्रकला के नमूनों जो है, जो नेपोलियन दूसरे देशों से लेकर पेरिस में आया था, उन सभी नमूनों को वापस किया गया। तो क्या हो रहा है, ये फ्रांस के बारे में ऐसा किया जाए कि फ्रांस का जो निर्णय है वो वियना सम्मेलन इस प्रकार से ले रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ वारसा, वारसा जो है ये यहाँ पे इधर इस मैप में जो जहां पे मेरा कर्सर जो चल रहा है, निशान लगा रहा हूं यहाँ पे मैं, ये किंगडम ऑफ पोलैंड है। इसको नेपोलियन ने किंगडम ऑफ वारसा में चेंज कर दिया था, और इसका थोड़ा साइज छोटा कर दिया था। और इसके कुछ हिस्सों पे जो है वो प्रशा को दे दिए थे, और कुछ ऑस्ट्रिया को दे दिए थे। अब इसके बारे में फिर से निर्णय हुआ। अब आप देखो, ये किंगडम ऑफ पोलैंड, यहाँ पे मैं ये सर्कल लगा रहा हूं, किंगडम ऑफ पोलैंड। अब ये जो है इसके, यानी जो किंगडम ऑफ पोलैंड है यहाँ पर, अब उसका बंटवारा किया गया। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रूस को दे दिया गया, रूस को। अब आप देखो, रूस का अब अंदर की ओर रूस आ गया काफी। और दूसरी तरफ रूस को जो एक और काम किया गया, रूस को फिनलैंड का इलाका, यहाँ पर ये तीन देश यहाँ पे देखना, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है ये रूस को दे दिया गया। अब जो प्रशिया है, ये यहाँ पर, ये येलो कलर के अंदर यहाँ पर है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये ग्रीन इसमें है। तो जो प्रशिया है उसको वारसा की डची का उसको भी हिस्सा दिया गया। यानी जो वारसा की डची है उसके 3 हिस्से किए गए। बड़ा हिस्सा रूस को दिया गया, कुछ हिस्सा उसका प्रशिया को दिया गया, और बाकी हिस्सा जो है उसका पोलैंड के रूप में, अलग राज्य के रूप में उसको रहने दिया गया। तो ये वारसा की डची का निर्णय लिया गया। मानचित्र जो है पूर्वी यूरोप के अंदर बदल गया। अब इसके बाद जो है, जो अब प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लिए ये, अब प्रशिया को जो है पहले वारसा की डची दी गई थी, लेकिन आप देखो इस मैप में जो जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये प्रशिया का इलाका है, इसमें प्रशिया का इलाका है। अब इसमें इसका साइज बढ़ गया। आप पहले इस मैप के साथ जो फ्रांसीसी क्रांति के समय का मानचित्र है, आप उसमें देखो, ये येलो में प्रशा का इलाका है। अब यहाँ पे उसका साइज देखो बढ़ गया। अब ये जो है इधर तो उसको वारसा के इलाके मिल गए, और इधर जो है ये बीच में यहाँ पर सैक्सनी की डची है, जिसने नेपोलियन का साथ दिया था। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो, ये यहाँ पे ये सर्कल लगा रहा हूं मैं बीच में, ये सैक्सनी की डची है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रशा को दे दिया गया। और इस तरफ को ये राइन नदी का जो इलाका है, वेस्टफेलिया का इलाका, और फ्रांस के साथ बाउंड्री लगा दी इसकी, ये वाला इलाका भी जो है राइन नदी के आसपास का, ये भी प्रशा को दे दिया गया। यानी कि ये उस नीति के ऊपर दिया गया कि शक्तियों का बैलेंस बनाना है। अगर शक्तियों का बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है, तो एक शक्तिशाली देश जो है फ्रांस के पड़ोस में रहना चाहिए, और प्रशा को जो है शक्तिशाली किया जाए उसी सिद्धांत के अनुसार। अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को देखो, ऑस्ट्रिया को ये लंबार्डी और वेनेशिया जो इटली का इलाका है वो दे दिया गया, ये वाला इलाका दे दिया गया इटली का, ऑस्ट्रिया को दिया गया। उसके बाद ये डालमेशिया का इलाका, ये, और इधर ये टाइरोल, ये इलाके जो है ऑस्ट्रिया को दिए गए, जो यहाँ पे उस वक्त ये आजाद थी। और एक काम जो और किया गया, वो किया गया, वो काम ये किया गया कि जो मध्य भाग है,
ये जो उस समय होली रोमन एम्पायर था, अब वहां पे जर्मन राज्यों का संघ बनाया गया। ये जो रेड लाइट के अंदर, लाइन के अंदर बीच का जो इलाका है, यहां पर भी है ये, फ्रांसीसी क्रांति के समय के अंदर भी है ये बीच का इलाका, और अब भी ये बीच का इलाका, ये जर्मन राज्यों का संघ बनाएगा। और इसकी जो केंद्रीय सभा है वो फ्रैंकफर्ट में रखी गई, फ्रैंकफर्ट में। और इसका जो प्रधान है वो ऑस्ट्रिया को बनाया गया, ऑस्ट्रिया इसका अध्यक्ष बनाया गया। वहां पे भी पवित्र होली अंपायर के समय के अंदर भी ऑस्ट्रिया प्रधान है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमें अगले जो चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा, वो ये, अब प्रशा जो है वो शक्तिशाली देश है, अब उसकी बाउंड्रीज बड़ी हैं, और हम जो प्रशा है अब वो ऑस्ट्रिया के बराबर शक्तिशाली है। इसलिए अब इन दोनों देशों के अंदर जो है आने वाले समय के अंदर जर्मन राज्यों के संघ के बारे में झगड़ा होने की संभावना, या झगड़ा होगा। इसको हम अगली जो क्लासेस हमें उसके अंदर ही आएगा। अब ये हो गया प्रशा और ऑस्ट्रिया के मामले में। अब इधर इटली के लिए, इटली में ये किया गया कि जो नीचे जो येलो का ये कलर है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इसको हम नेपल्स भी बोल रहे हैं, ये तो दे दिया गया बुर्बो वंश को, बुर्बो वंश के लोगों को, के शासकों को ये वापस दे दिया गया। और इधर ये पीडमांट, ये वाला पीडमांट का इलाका, इसको जेनेवा दे दिया गया, इसको नाइट दे दिया गया, इसको सिवाई का इलाके दे दिए गए। और ये सार्डिनिया है। अब ये भी शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत के ऊपर है। एक तरफ प्रशा को मजबूत किया गया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को मजबूत किया गया, और इधर सार्डिनिया पीडमान को मजबूत किया जा रहा है। और ये इसकी बाउंड्री जो है किसके साथ है, इधर फ्रांस के साथ, इसके साथ फ्रांस की बाउंड्री है। और पोप का को जो है उसका रोम का इलाका जो है वापिस दे दिया यूनाइटेड ने। और मैरी लुइसा जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसकी शादी हुई थी नेपोलियन के साथ, उसको परमा का, ये इलाका जो है परमा का, उसको वहां की रानी घोषित किया गया। और बीच के जो इलाके हैं टस्कनी, ये मोडेना, ये ल्यूका, यहाँ पर जो है हैप्सबर्ग वंश को यहाँ पे सत्ता दी गई। वही सिद्धांत जो हमने बात की थी, पुराने राजवंशों को सत्ता देना, फ्रांसीसी क्रांति के समय के यूरोप को द्वारा से स्थापित करने की कोशिश करना, साथ ही साथ जो है शक्तियों के बैलेंस बनाने के लिए, शक्तियों के संतुलन बनाने के लिए जो है एक मजबूत राज्य भी जो है फ्रांस के इर्द गिर्द बनाए जा रहे हैं। अब आगे जो है वो है बेल्जियम और हॉलैंड, ये इलाका बेल्जियम और हॉलैंड, इसको नेपोलियन ने के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब नेपोलियन से ये ले लिए गए, फ्रांस से ये ले लिए गए, और बेल्जियम और हॉलैंड को मिलाकर एक किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाई गई। और ये किसको दे देगी, ऑरेंज वंश को दे देगी ये किंगडम जो है। अब डेनमार्क से नॉर्वे छीन लिया गया, ये जो नॉर्वे है ये डेनमार्क के अधीन था, ये छीनकर इसको स्वीडन को दे दिया। और जो स्विट्जरलैंड है इसको निष्पक्ष और आजाद स्वीकार कर लिया गया। और स्पेन और पुर्तगाल की बाउंड्री जो है वो पुरानी घोषित की गई। तो अब आप थोड़ा इसको इवेल्युएट करते हैं कि जो शक्तियों के बैलेंस की बात कर रहे हैं और पुराने राजवंशों को वैधता की बात कर रहे हैं, वो ये जो चारों देश हैं वो कहीं पर इसको मान रहे हैं, कहीं पर इसको नहीं मान रहे हैं। पुराने जो राजवंश है सभी को सत्ता नहीं दी जा रही है। अब देखो आप, जो किंगडम ऑफ पोलैंड जो है, अब उसका राज्य जो बहुत बड़ा राज्य था उसको छोटा कर दिया गया। दूसरी बात, हॉलैंड और बेल्जियम को नीदरलैंड का बनाया गया, और ये दोनों की आपस में जो है विरोध था। और यहां पर इटली के अंदर जो है पीडमांट और सार्डिनिया को मजबूत किया गया, जो यहाँ के स्थानीय जो दूसरे राजवंश थे उनको इग्नोर किया गया। और ऐसा ही मध्य यूरोप में किया गया। प्रशा को मजबूत करने के लिए जो छोटे राज्य थे, जो छोटी डचीज थी, उनके राजवंशों को इग्नोर किया गया। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो वियना सम्मेलन जो यूरोप का पुनर्गठन कर रहा है, वो अपने सिद्धांतों को मान भी रहा है और अपने सिद्धांतों को इग्नोर भी कर रहा है। अब अगला जो काम इन्होंने किया, वो अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए नियम बनाए, नेविगेशन के लिए। जो भी नदी एक से ज्यादा देशों में बहती है, जैसे ओराइन है, डैन्यूब है, अब वो जो नदी है वो उसके अंदर सभी देशों के जहाज जा सकते हैं। उस नदी के ऊपर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होगा, कोई भी अकेले देश का, उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय कानून चलेंगे जो वियना के सम्मेलन ने तय किए। तो ये इसमें क्या है कि इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, खासकर ये
इंग्लैंड ने जो है ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। अब आप देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन को जो है कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि वो मुख्य रूप उसमें है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यूरोप के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, वो इंटरेस्ट रख रहा है अपने उपनिवेशों के अंदर। उपनिवेशों के ऐसे केंद्रों को वो अपने कब्जे में लेना चाह रहा है जहां से वो अपना व्यापार आसानी कर सके और यूरोप के दूसरे देशों को उपनिवेश प्राप्ति में वो रुकावट पैदा कर सके या रोक सके उनको। आप इसको यह मानचित्र में देखो ग्लोब के साथ। माल्टा जो है ये इटली के बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पे ये माल्टा, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, द्वीप है। और आयोनियन द्वीप जो है यहाँ पर, आयोनियन जो है आइलैंड्स है यहाँ पर है। और जो हेलिगोलैंड है ये बिल्कुल छोटा सा है, ये डेनमार्क के पास। इस मैप में नहीं दिखाई, तो थोड़ा सा जूम करते हैं, तो जूम करके जो है आपको यहाँ पे ये वाला ये द्वीप जो है, ये जो है नॉर्दर्न सी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यापार के लिए। अब उसके बाद आप देखो यूरोप के अंदर इंग्लैंड ने और कुछ नहीं लिया, और उसके बाद उसने जो फैसला किया वो किया अपना अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर कैरिबियन कंट्रीज में ये जो कंट्री है यहाँ पर हॉन्डुरस एक ये, और इधर जो है ट्रिनिडाद और ये टोबैगो ये, और यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पे सेंट लुइसा, ये इलाके इसने अपने कब्जे में लिए। और इस तरफ जो है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का, ये दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा, ये केप ऑफ गुड होप, और ये ऊपर का जो सारा इलाका है दक्षिण अफ्रीका का इसके पास आ गया। और इधर मॉरिशस, और इधर मॉरिशस के बाद जो है भारत के पड़ोस में श्रीलंका, ये इसने अपने कब्जे में लिए। तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया वो अपने उपनिवेशों को बढ़ाने और उपनिवेशों की सुरक्षा का इंटरेस्ट दिखाया। अब हम देखो जो वियना का सम्मेलन है, अब उसने यूरोप के मानचित्र को पूरी तरह से चेंज कर दिया, और उपनिवेशों की दौड़ में जो है वो इंग्लैंड को बाकी देशों से और आगे कर दिया। तो ये था वियना सम्मेलन के यूरोप के ऊपर प्रभाव, या वियना सम्मेलन द्वारा यूरोप का पुनर्गठन। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी लिखें, और चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें।